सुनिए कहिए सुनिए कहिए कहते कहते बातों में प्यार हो जाएगा। रेडियो एसन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें सपने नए, आओ बातें करें। आइए दोस्तों, इस बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट में जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज़रूरत उसकी है, बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ेगा। आज मौजूद हैं हमारे साथ हमारे मेहमान अनुराधा भागवत जी। अनुराधा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले आज आपसे बातचीत करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, बहुत कुछ सीखने को हमें मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपनी ही भाषा में उनको बताएँ, हू आर यू? व्हाट एक्ज़ैक्टली डू यू डू? और कब से कर रहे हैं आप? कहाँ हैं आप? First of all, thank you, sir. I would like to say thanks to Samir sir, Nitin sir, and SN Radio for giving me this opportunity to share my views. Once again, I am thank you, sir. Now, my name is Anuradha Sai Prakash Bhagwat. I am an academic coordinator in one of the renowned school in Vadodara, Gujarat. I have been teacher since 16 years, and now since last 5 years, I am an academic coordinator. ओके, अमेज़िंग। सो अनुराधा जी, बात को शुरू करते हैं और जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, यू कुड हैव चोज़न एनी करियर फॉर दैट मैटर, तो आपने लेकिन टीचर बनना ही क्यों, एकेडमिक्स को ही क्यों चुना? व्हाई डिड यू डू दैट? Thank you, sir, for asking this question because even answering this would be very close to my heart. Just to inform you that basically I am BCom law student. I have done LLB. ओके, Yeah, and my dream was to complete LLM and be legal advisor in any of the companies. राइट, But somehow during my law college, as it was in the evening, my neighborhood people, they insisted me that as I very well understand children, so why not I teach their children some of the subjects like English, social science, and maths. So eventually I fell in love with this profession and it became my passion. And so by choice, I became a teacher. वॉव! आपको सच बताऊँ अनुराधा मैम, इन माय एक्सपीरियंस जितने भी टीचर्स से मैं मिला हूँ, मोरओवर मेरी वाइफ भी टीचर है, मैथ्स पढ़ाती है, सीनियर क्लासेस। अ, बहुत-बहुत सारे टीचर्स मेरे को बाय चॉइस इस प्रोफ़ेशन में आते हुए नहीं दिखाई दिए। दे केम बाय डिफ़ॉल्ट, नॉट बाय डिज़ाइन। क्योंकि कुछ और करियर करने को मिला नहीं, या प्रोबेबली उनकी जो विजन्स थे, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो पूरे नहीं हुए, तो उनको लगा चलिए टीचिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। सो मतलब जो लोग बाय डिज़ाइन, बाय चॉइस आते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ अच्छा करते हैं। और वेरी सरप्राइज़िंग, मैं तो मानता हूँ कि टीचिंग से बढ़िया प्रोफ़ेशन हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। क्योंकि Definitely, आफ्टर ऑल जब definitely. तक आप किसी को कुछ सिखाएँगे नहीं, तो ये दुनिया आगे बढ़ेगी कैसे? आफ्टर ऑल किसी ने तो एबीसीडी भी सिखाया था, 1 2 3 भी सिखाया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के बच्चों को क्या गूगल पे मिल जाने वाली हैं? तो आई हैव माय सीरियस डाउट्स अबाउट दैट, और आई सिंसियरली एप्रिशिएट, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आप बाय डिज़ाइन टीचर बनी, ये बहुत-बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं दिल में रहता है कि ठीक है, जो भी नई जनरेशन आ रही है, उसको हम कुछ अच्छा दे के जाएँ, उनको कुछ अच्छा बना दें। Absolutely. बहुत कम लोग Absolutely. हैं ऐसे, बहुत कम लोग हैं मैम। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो जब आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में आ गई, आप पैशनेट हुई, आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगा, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत-बहुत सारे टीचर्स भी आपके दिमाग में आए होंगे। तो कोई एक ऐसे टीचर या 2 ऐसे टीचर या कुछ टीचर ऐसे रहे, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस किया, कौन थे वो? Sir, here I would like to answer that yes, I was fortunate that my teachers were really very good. But if I name any one or two teachers, it would be injustice to my other teachers because ओके, I also have due respect to all the teachers.
So here I would say life was the best teacher for me. Whoa. Life taught me so many things which I would have definitely not learned in any of the curriculum. So for me, life inspired me to be a teacher, and life was the best teacher for me. Wow. Okay. थैंक यू सो मच मैम. दिस इज एक्चुअली अ राइट आंसर, क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया, हमें कहीं ना कहीं प्रभावित किया, और आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं. फिर भी क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दो ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम मैम आपका है, आपके व्यूज, आपकी ओपिनियन, आपके बारे में ही हमको जानना है. लेकिन ऐसे दिल में आ रहा है, जस्ट इन केस अगर किसी एक टीचर का नाम लेना मैं चाहूँ जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया, मजेदार वाली बात है उन टीचर ने मुझे कभी नहीं पढ़ाया. Oh, आई एम हाईली हाईली इम्प्रेस्ड विद डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जो कि खुद एक इतने जबरदस्त टीचर रहे. He changed his protocol, he changed his position, he changed his role from a teacher to the president of India. उन्होंने, he was a rocket man, he was called rocket man, और उन्होंने स्पेस प्रोग्राम इंडिया का शुरू किया. बट मजेदार वाली बात यह कि अपने रिटायरमेंट के बाद ही वेंट बैक टू द टीचिंग. सो हाउ ब्यूटीफुल वाज दैट कि उनको कभी भी कोई घमंड, कोई ऐसे ऊंचाई का एहसास छू के भी नहीं गया. एंड ही वाज अ टीचर. आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद दिस गाय. कितना विनम्र, कितना हम्बल. बहुत बहुत बढ़िया. चलिए थोड़ा सा yes. लाइटर पार्ट पे बात करते हैं मैम. जिस वक्त पहली बार आपने क्लासरूम में पढ़ाया, कैसा लगा आपको? Yeah, it was an excellent experience because here I would like to say I started my career with a day teacher. I ओके. hope the day teacher concept is to teach children in the afternoon school and make them complete their homework and other activities. So I started my career with a day teacher, and it was really amazing because I got extra time to teach them, to play with them, to understand them well. So it was really amazing. And the day when I joined school, on the first day, I thought, oh wow, is it teaching? Is it so amazing? ओके. वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल. सो जब आपने, आई मीन ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, पहली बार जब आप क्लासरूम में गए आपको बहुत बहुत अच्छा लगा. सो दो दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि दोनों क्वेश्चंस मैं बोल देता हूँ इमीडिएटली, आप वन बाय वन आंसर कर सकते हैं. एक तो बड़ा फन है, हल्का फुल्का क्वेश्चन है कि जब आप पहली बार क्लास में गई तो बच्चों ने आपकी रैगिंग नहीं की? नंबर वन. नंबर टू, आपने उनको पढ़ाने का क्या तरीका अपनाया? बिकॉज पॉइंट ये होता है कि हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, एक सिग्नेचर होता है, एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल, एक फॉर्मेट होता है. ठीक है, आपने प्रोबेबली बीएड कर लिया होगा या कुछ और एजुकेशन आपने हासिल कर ली होगी कि बच्चों को पढ़ाया कैसा जाता है, पेडागॉगी और ये सब चीजें होती हैं. लेकिन हर बंदे का अपना एक सिग्नेचर तो होता है कि वो कैसे पढ़ाएगा, और उसी वजह से बच्चे अपने टीचर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो दे फेल इन लव विद द टीचर. सो आपका क्या तरीका था? तो दोनों दोनों क्वेश्चंस हैं मैम. Yeah. Now, talking about ragging, it was in a very sophisticated manner. Like, I was basically a social science teacher, and I was teaching grade 8 to 10 social science and grade 11th economics. So, my students used to ask me every time, ma'am, why social science? How it can be useful and interesting to us? Right? They used to ask me this so that I may give them free time, and instead of teaching them, I can have fun with them. So then I used to tell them, why not social science? Give me one profession where social science is not रिक्वायर्ड. used, या. right? So then they used to say, oh, really? So then this was the thing where slowly and gradually they felt that yes, social science is also equally important. And about that, our teacher is also really interested to teach us. ने And now talking about my signature स्टाइल. step or the signature style, it is like being a social science teacher. I used to make them understand the importance of why we should learn it and how we should learn it. Because the major concept of student, or rather, I would say parent, is social science is very lengthy and how to appear for exam. So I used to make them learn and understand by key points and mind map.
This is the best way to learn and understand social science. So when I started teaching them through mind maps and key points, they really felt interested. And I would fortunately say this or proudly say this, till date, their siblings are using my notes. They say that whatever notes were given by Anuradha ma'am are really useful for our board exams. And so their siblings are also using till date. So what more than this? वाओ! मैम आपने ये जो जवाब दिया उसमें आपने एक बहुत ही अमेजिंग टर्म यूज़ किया है, जिसको हम बचपन से लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके ऊपर कभी ढंग से फ़ोकस नहीं किया, उसको वर्बलाइज़ नहीं किया, उसको डिफाइन नहीं किया, उसको ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। दैट इज़ माइंड मैप। आपने बहुत ही बढ़िया बात कही, माइंड मैप। हम लोग बचपन से प्लान बनाते हैं, इवेंट मैनेज करते हैं, जी किसी का बर्थडे कर रहा है घर पे या कोई डिनर पे आ रहा है तो जी सब लोग जुट जाते हैं, सलाद कौन काटेगा और कौन-सी सब्जी बनेगी वगैरह-वगैरह। आफ्टर Yeah. ऑल ये सब हम लोग पहले बैठ के डिस्कस करते हैं या चलते-फिरते डिस्कस करते हैं, ये सब माइंड मैपिंग है। बट उसको Yes. फॉर्मलाइज़ करके, फॉर्मल तरीके से उसको माइंड मैप की तरीके से पढ़ाया जाए, सो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मैम थोड़ा-सा मुझे माइंड मैप के बारे में और बताइए? Yeah. Now talking about, suppose I used to teach them various topics in social science. Like if I talk about Australia is one of the chapter which I used to teach them. So now in that particular thing, we all understand that we need to understand its location, important river, mountain ranges, then occupation of the people, challenges of the people, natives of the people, that region, and many more things, right? This particular topic may consist of 10 to 12 pages. Now, how to understand that? If I tell students that tomorrow is SS test, Australia test, and you need to learn it and come, will they do it? No. Because definitely they will think, oh my God, so many pages, how is it possible? So then if I make them understand that, okay, fine, children, today we are going to understand its location and major river. So Australia we will write, and then further we will write its latitude, longitudinal positions, then major river, and all those just by points, just by making by points. And I used to tell them that beta, being in 8th, 9th, and 10th, sentence framing is very easy for you. It is not a big deal. But if you know the perfect keyword, definitely you will be able to frame sentences. You need not have to learn these big paragraphs. So then they used to understand, oh, really? Yes. So if we say location, then they have to just understand the position and they can frame it. If we say rivers, major rivers, they used to know, they have to understand the rivers and they were able to frame it. So this way it was helpful for them. वाओ! एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। माइंड मैप से रिलेटेड मैम मेरे को ख़्याल आ रहा है, एन नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन आई इंटरैक्ट विद यंग जनरेशन और कई बार बात निकल आती है कि एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका, रशिया। तो शायद बचपन में मैंने माइंड मैपिंग इनफॉर्मली सीखी थी। पता नहीं कहाँ से सीखी थी, आई रियली डोंट रिमेंबर। लेकिन बड़े आराम से मेरे ज़हन में पिक्चर बन जाती है कि ऑलराइट, इन माय राइट अफ्रीका इज़ देयर, इन माय राइट अमेरिका इज़ देयर। मेरे ऊपर जो है रशिया है, यूरोप है और लेफ्ट साइड में नीचे एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें ताइवान आ जाएगा और चाइना आ जाएगा, जापान आ जाएगा। ऐसे तो बड़े ईज़िली मेरे मतलब चारों तरफ मेरे बन जाता है कि ओके मतलब यूरोप जो है वो इस तरफ है। तो अगर टेम्परेचर यहाँ का ये है और यूरोप इस तरफ है और थोड़ा ऊपर है तो वहाँ ठंडा होगा। मतलब आई कैन ईज़िली सी द जियोग्राफी ऑफ ऑल दीज़ कंट्रीज़ बड़े आराम से मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। Relate. Yes, ना yes, we can relate easily. राइट? सो दैट इज़ ब्यूटीफुल थिंग। अब कई बार आज की जनरेशन से पूछता हूँ कि अच्छा एशियन कंट्रीज़ कहाँ हैं? तो दे गेट कन्फ्यूज्ड कि मतलब एशियन कंट्रीज़ कहाँ हैं? कहाँ पर हैं वो? वो चाइना के पास है। मैं ओके, चाइना कहाँ है? तो चाइना कोरिया के पास है। वेरी नाइस। कोरिया कहाँ है? वो चाइना के पास है। तो मतलब हाउ फन इज़ दैट? Yeah, तो उनका जियोग्राफिकल लोकेशन। सो दिस ऑल कम्स अंडर माइंड मैपिंग। mind. दोस्तों इस बात पे गौर कीजिएगा। दिस इज़ वन टेक अवे फ्रॉम दिस प्रोग्राम। माइंड मैप को गूगल बाबा से भी पूछ लीजिए। आफ्टर ऑल ही इज़ आल्सो अ टीचर कि गूगल बाबा ये माइंड मैप क्या होता है? और फिर अपने उसको रिलेट करिए अपने नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी से।
किस तरीके से हम माइंड मैपिंग करते हैं, उसको हम और बेहतर कर लें, तो हमारे काम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएँगे। इट्स अ मैटर ऑफ गेटिंग प्रोडक्टिव डे बाय डे। ओके। Absolutely. अ, क्योंकि आप टीचर हैं और अब तो आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हो गए हैं, यानी कि एकेडमिक कोऑर्डिने ऑलराइट, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू मैम, व्हाट एग्ज़ैक्टली डू यू मीन बाय एकेडमिक कोऑर्डिनेटर? क्या डेफिनिशन है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की? Okay. In this profile, we need to guide teachers, right? We need to plan their curriculum schedule. Fortnightly, we have curriculum workshop where teachers come and they share that what all lesson plan they are going to execute. Then my role here is how they are going to execute. Do they have appropriate teaching aid with them? Then the notes and everything useful for the children. Is there any other activity or involved in this lesson plan, right? Then right now in all the schools we have special need children also, so how they are going to cater them, that also is observed. And then further along with this curriculum workshops, we have to manage events also in our sections, like we have field trips, inter-house competitions, and many more, because nowadays teaching is 360-degree, right? It's holistic development. It is not only curriculum teaching and just that's it, things are done. No, we give hands-on experience to children, so we have to manage all these things. So curriculum, how teachers are going to execute, and events, how they are going to manage. And other part is the documentation thing. ओके मैम। इसी से आगे बढ़ते हुए एक जो क्वेरी मेरे दिमाग में आ रही है, एज़ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, क्या आपका काम कंसल्टेटिव होता है या इंस्ट्रक्टिव होता है? मतलब आप उनको टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप प्लान बना के आइए, आप टीचिंग मेथोडोलॉजी डिवाइस कीजिए, व्हाट यू नो ट्यूटर टूल्स यू हैव, वो सब प्रेज़ेंट कीजिए, या आप उनसे कंसल्ट करते हो कि आपको क्या लगता है कि और इंटरेस्टिंग बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है? तो इन 2 अप्रोचेज़ में से कौन-सी अप्रोच अपनाते हो आप? See, sir, I truly believe that nowadays instructions will not work, right? Just if we give instruction to, just for an example, to a 3 to 4 year child, he or she may also be little reluctant to follow that, right? Once or twice may follow, but then later on they will be reluctant. Why to follow instructions? So we have to make them understand the need, why we have to do it, and how we can do it in a better way. So my role here is to consult them and guide them wherever needed, that how it can be implemented in a better way for the better and effective teaching learning process. वॉव! मैम, नाउ दिस इज़ रियली गेटिंग इंटरेस्टिंग। तो जो अगला क्वेरी मेरे दिमाग में वापस से आ रही है, क्योंकि मेरी मैम भी जो है वो एकेडमिशियन हैं और ख़ास करके हार्डकोर मैथमेटिशियन हैं। उनसे पिछले कई सालों से मेरा इंटरैक्शन चलता रहता है। आई गॉट मैरिड टू हर ना, तो Definitely. तो You are not relieved now. okay, so many times it happens that she gets bored, she gets irritated, she gets frustrated कि जी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या चलिए बच्चों को तो हैंडल कर लेंगे, स्कूल मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग, एंड द कलीग्स, जैसे भाई शी हैड बीन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन नंबर ऑफ स्कूल्स, लेकिन उनके जो जो भी स्टाफ हैं, मैथमेटिक्स के स्टाफ हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, या फिर वो लेसन प्लान नहीं बना के ला रहे हैं, या वो जैसे मैथमेटिक्स की लैब्स वगैरह एस्टैब्लिश करती रहती है ये, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दे गेट बोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड। तो वो मेरे से आगे पूछती है कि यार इनको इंस्पायर कैसे किया जाए, हाउ टू मेक देम फील दैट दे आर डूइंग अ रियली इंपॉर्टेंट जॉब एंड दे गेट enthused विद पैशन। सो जो मेरा सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, वो ये आ रहा है कि एज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मेरे को लगता है ऐसा, आई माइट बी रॉन्ग, आपके जॉब फंक्शन का एक पार्ट ये भी होता होगा
कि इन सारे टीचर्स को मोटिवेटेड कैसे रखा जाए. So what do you do about that? Exactly, sir. Exactly. Being a hardcore teacher by nature, right? Even I was a teacher, so I truly empathize ma'am's um, agitation or frustration. Because see, we try to do our level best to make children understand, right? We try to give our 100% for our management also. But yes, at times we also get frustrated. So here now my role to motivate my teacher is to make them feel that I am also just like them. I am not their boss, right? If we make them feel that we are also amongst them and we are also trying to help them, support them, and motivate them, and to apprise them or to praise them, I would say, not apprise always, right? But to praise them that whatever they are doing the best. And wherever needed, I am there to guide. So we have to firstly inculcate that we are also amongst them. There is no one in teaching field, rather I would say coordinators should feel that I am also amongst them. I am not superior to them because our ultimate goal is betterment of the students. But when students will be feeling better, when teachers are motivated, when they feel that they are actually needed in the system. So my main goal is to make my team feel that yes, they are worth it. And how I do, I have various strategies, sir. At times I appreciate them in my general meetings. Then at times we have like on Saturdays, at times we get some time, or rather I would say we take out some time from our busy schedule, because during Saturdays I have curriculum workshops and teachers training also, they are busy in all those things. But still we manage to take out some time and then we treat each other in a better way. Now being a teacher, treat is to get something, like we all are foodie, so get something and have food together, share our views, expressions. And I usually tell them that whatever agitation, frustration you have, please share it in front of me and go to the class with positivity and wholeheartedly. So I really feel that this is the way we can make them feel motivated. And at times my teachers also come and tell, ma'am, we actually feel motivated because you make us feel that you are amongst us. Absolutely, absolutely. Uh, इसी बात से मुझे ख्याल आ रहा है, कुछ हुआ होगा long long back when she had been trying to coordinate with the staff, मतलब with the faculty members of mathematics department, and then she came up with an idea to conduct a small 1 hour, 2 hour workshop on, and she titled it with the name Joy at Work. How do you extract joy in whatever you are doing? Forget about your boss, forget about who you are reporting to, and forget about to whom you are teaching. एक बार बच्चों को भी छोड़ो, क्योंकि अगर आप खुश नहीं होगे तो बच्चों को तो क्या खुश कर पाओगे? आप True, खुश true. नहीं होगे तो बॉस को आप क्या प्रोडक्टिविटी दिखा पाओगे? आई मीन यू आर गुड फॉर नथिंग देन. नीचे के लिए भी बेकार हो गए, ऊपर के लिए भी बेकार हो गए. तो सबसे पहले आप तो खुश हो जाओ. So she came up with an idea of a workshop called Joy at Work. कोई प्रेशर नहीं, कोई बच्चों की बातचीत नहीं, कोई लेसन प्लान नहीं, कोई स्ट्रेटेजाइजिंग नहीं. उनके इनर कोर को छूने की बात कि why are you actually doing this job? Why are you doing it? Are you just doing it for the money or are you doing it for your intellectuality? आप अंदर से खुश होने के लिए कर रहे हो या सिर्फ पैसा? तो उसके ऊपर खैर बातचीत हुई और वही चीज हुआ. तो मुझे ऐसा लगता है द सेम काइंड ऑफ अ फॉर्मेट यू हैव एज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कि आपको उनके बारे में सोचना चाहिए. चलिए ठीक है मैम, आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहूंगा कि एक टीचर का, आप तो खैर टीचर के एक्सपीरियंस को लेकर आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हो गए और आपने वहां पर कंट्रीब्यूट करना शुरू किया अपने एक्सपीरियंस को. लेकिन एज अ टीचर, एक टीचर का समाज में क्या रोल होता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे टीचर्स को ये रोल ही नहीं क्लियर है कि उनको करना क्या है. वट एवर दे आर डूइंग, व्हाई आर दे डूइंग इट? उनका समाज में क्या रोल होता है मैम? Yes. To answer this, I would say that yes,
very important role teacher has in today's world. Even I would use word even because mostly people believe that in early era there was respect, right? Teachers were respected a lot. Students used to listen for whatever instructions given by teachers, and they used to follow it. But I believe that even in today's era also, teachers are very important and their words can be impactful in students' life. Just the methodology is different now. So, yes, teachers are very important. But nowadays, students and their challenges are different. So, we need to understand accordingly and guide them accordingly and motivate them to be the better citizen of India. Because fortunately, they are our young generation who will be the future generation of India. So Absolutely right. I truly believe that teachers are extremely important and whatever they say or however they behave, it is impactful. ओके, मैम आप टीचर रहे, उसके बाद आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हो गए। तो मैं मानता हूँ कि आपने टीचिंग को भी अच्छी तरीके से समझा है और टीचर्स को मोटिवेट करना या उनकी प्लानिंग करवाना, उनकी स्ट्रैटेजाइजिंग में हेल्प करना भी आपको आता है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा मैम कि जो भी हमारे फ्रेंड्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि शुरू-शुरू में हमने कहा था कि आप बाय डिज़ाइन इस प्रोफ़ेशन में आए हो, बाय चॉइस आए हो, ज़बरदस्ती धकेला नहीं गया आपको। तो एक अच्छा टीचर होने के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? अगर कोई आज की डेट में आपके पॉडकास्ट को सुनकर, आपके प्रोग्राम को सुनकर कोई बच्चा ये मान के बैठ जाए, चलिए अब मैं टीचर बनूँगा। तो टीचर बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए? वो बताइए मैम। या फर्स्टली आई वुड लाइक टू से अगर कोई बच्चा मेरा पॉडकास्ट देख के टीचर बनने का सोचेगा, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल because if you ask any random 10 children that what is your future goal, I doubt anybody will say a teacher. करेक्ट। Right? Yeah, but still, if anybody is interested, I would definitely say again that you need to be knowledgeable, surely, but you need to understand children because gone are the days when teachers used to come, instruct, teach the curriculum, and that's it, their work is done. Nowadays we have to understand children. You may feel that I'm using this word very often, but it is very important. We need to understand children, their challenges. Accordingly, we have to work on it, guide them. So you have to be a soul who actually is interested to be a teacher, not only for monetary benefit or salary, but yes, if you are actually feeling that you can change life of children and you have that dedication, smartness, skill, because nowadays teachers must possess all the best qualities whatever exists in the world, then only we consider that she is the best teacher, right? So yes, dedication is very important and skill. You should have that skill of managing children, guiding them properly and supporting. ओके। मैम आपने अपने इस वाले आंसर में सबसे पहले एक वर्ड यूज़ किया नॉलेज। द टीचर शुड हैव ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। एम आई राइट मैम? Yes, सो definitely. नॉलेज कहाँ से आती है मैम? मतलब टीचर्स के पास या किसी के पास भी नॉलेज कहाँ से आती है? By understanding things around us, not only curriculum, but understanding things around us. As I mentioned initially in the podcast, that life is the greatest teacher. We definitely we can be knowledgeable by our qualification, right? But the actual knowledge we get it from life, by the people around us, by the situation in our life and around us. So I believe, yes, we can gain knowledge. Knowledge is everywhere. Like very well said in Three Idiot by film by Amir Khan. ज्ञान सब जगह बांटा जा रहा है, जहां से मिले वहां से बटोर लो. So I would like to say, yes, knowledge we can gain from everywhere and anywhere. It is just on us how we gain it, how we take it. It's, I truly believe it's on our perspective. या श्योर।
बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। सो आगे बढ़ते हुए मैम आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज यू आर इन हेल्म ऑफ द अफेयर्स, यू हैड सीन teaching in the class, then you had seen and you are still experiencing motivating teachers, coordinating with them, so you are an academic coordinator. uh, आपको अगर मौका मिले या आप अपना व्यू बताएं मैम कि जो भी आज की एजुकेशन पॉलिसी है, सिस्टम है, अ, उसमें क्या चेंज आना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सोचते रहते हैं लगातार, आप बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उनके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, टीचर्स के बारे में भी सोचते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसी में या सिस्टम में कोई चेंज होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्या? Thank you, sir, for asking this question. Frankly speaking, I am not such a renowned person to give statement on this, but based on my experience, I would just like to say that our education system is somehow student oriented. So we are not pressurizing them, but now it is pressurizing teachers. So we need to think on that point also, because from my point of view, how can a person give 100% in school and equally 100% at home? It's really becoming challenging for them, because school will definitely not compromise that you woke up early in the morning to prepare lunch for your family, so here you can rest and don't teach today one or two subjects or one or two periods, right? So it's really difficult and challenging for them. And moreover, documentation part, at times there are a lot many duplication of work. So teachers focus should be teaching children, developing their skill, their own skill, and rather than doing the duplication of documentation. So only and only request to the education system is to minimize the duplication of work, so that teachers can focus more on what is their goal and what they can do better for children. बहुत बढ़िया मैम, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही है आपने। अब वही वाली बात है ना, कुछ रोजी-रोजी बातें करके, गुडी-गुडी बातें करके फ़ायदा नहीं है। आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, उसको अगर हम मिनिमाइज़ कर दें तो टीचर्स के पास बहुत वक़्त बचेगा, जो वो बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ Yes. इतनी डिजिटलाइज़ेशन हो गया, सरकार और मोदी साहब चीख रहे हैं, हमारा देश डिजिटलाइज़ हो गया है और ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ मैम अभी भी ढेर की ढेर कॉपियाँ लेकर घर आती हैं और चेक कर रही हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो डिजिटलाइज़ क्यों नहीं कर दिया? बच्चों के हाथ में मोबाइल तो पकड़ा दिया, Hmm. है ना? जिससे कि वो रीलें देखें। लेकिन आपने एक टैबलेट उनको नहीं पकड़ाया कि सारा का सारा एजुकेशन, सारी की सारा राइटिंग वर्क, सारा का सारा एग्ज़ामिनेशन टैबलेट पे हो जाए, जिससे कि टीचर्स का डुप्लीकेशन वर्क, कॉपियाँ चेक करना, ये करना, वो बंद हो जाए। इसके ऊपर तो कोई काम नहीं हुआ अभी तक, या हुआ है? Sir, I would like to say correction is not the duplication of work. I would मैम definitely not पेपर favor. वर्क तो हो गया ना मैम? No, but I would not favor giving tablets to children, ओके, because again they will misuse. We have seen this during Corona time. जी। And I truly understand the challenges teachers were facing post that, making students write. ओह! Because though we have Google and lot many things where we, on our fingertips, we get answers. But for board exams and many other ways and means, we have to write. So it was a challenge for teachers post Corona. So correction of books, I don't feel that is duplication of work. But other than that, there are too much. There is too much where they are doing it again and again the same thing. क्या चीज़ मैम, क्या So चीज़? like mark entry, right? One in the soft copy, one in the hard copy, or attendance. Because we are digitalized, as you said, we have to have marks on digital mode also. We have to have attendance on digital mode also. But no, but if we want to check it, right, we should have it hard copy also, class registers, ओके, right? So this is just a small example I'm giving. So there are n number of things which they are doing duplicate. Correction, where I feel that students may get constructive feedback with that. Because when teachers are correcting their books,
they definitely mention the feedback for what students have written. So it would definitely help them academically. So that is not the duplication of work, but yes, entering data here and there and even maintaining that as a hard copy also, that I consider duplication which can be minimized. आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम। आई एम रियली सॉरी अबाउट कि बच्चों को टैबलेट दे दी जाए। आप सही कह रहे हैं। हम उनको अगर टैबलेट दे देंगे तो शायद हम और नुकसान कर देंगे उनका। Yeah. और उनको लिखना आना चाहिए, उनको अपने हाथों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। और जो वो कॉपीज़ चेक करते हैं, उसमें वो फीडबैक जनरेट होता है, वो भी अच्छी चीज़ है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर छोटा-सा भी फ़र्क हम लोग ले आएँ, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो आपने डिस्क्राइब किया, अटेंडेंस एंड मार्क एंट्रीज, इनको जरूर मिनिमाइज किया जा सकता है और इससे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। आई फुल्ली एग्री विद दैट। आई फुल्ली Thank फुल्ली you. एग्री विद दैट एंड सपोर्ट यू इन दैट। मैं तो बल्कि सजेस्ट करूंगा मैम कि हर टीचर के पास इस तरीके का कोई ना कोई फीडबैक होगा, सजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में जो ऊपर बैठे हैं आईएएस ऑफिसर्स, बस वही भगवान है, उन्हीं को पता है एजुकेशन क्या होती है, बाकी सारे नीचे टीचर जितने पे बैठे हैं वह बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं है। उनको सजेशंस लेने चाहिए। अ, ऊपर तक इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए कि ये छोटे-छोटे चेंजेस भी बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। Absolutely. अ, Absolutely. उनके टीचर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क आ जाएगा, बहुत अगर बहुत इतना भी अगर हेल्प कर दी जाए तो। और उसका और फिर जो हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे वो कई सारा फिर इधर ही मैनेज हो जाएगा एंड एब्सोल्युटली डेफिनेटली दे विल गेट टाइम फॉर themselves. Why I'm using this again and again? Because I really see people working hard academically but getting very less time for themselves and their family. I understand, ma'am. I perfectly understand. And I sincerely appreciate your answer. Thank you so much for that. अच्छा मैम, थोड़ा-सा चेंज करते हैं। आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, आप भैया एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपके पढ़ाने से आपको याद पड़ता हो कि किसी स्टूडेंट की ज़िंदगी में बहुत रिमार्केबल फ़र्क पड़ा हो, अकॉम्प्लिशमेंट उसके अमेज़िंग हो गए हों, ऐसा कोई आपको एग्ज़ाम्पल याद पड़ता है? आपके पास तो ढेरों ढेर होंगे, लेकिन कोई एक एग्ज़ाम्पल बताइए। Yeah. Uh, Actually, sir, as I was teaching board classes, right, as I mentioned, so definitely there were many toppers in my class who initially they were thinking कि SS क्यों पढ़े हम or how we can understand it better, how we can perform it better. So all those were the normal procedures and then finally they could score 100 and 100 in SS and all those things. But instead of these example, I would like to give something else. As an example, there was one child in grade 5. I would not name that child, but then he was really, really facing many challenges in day to day life. And somehow it was missed, it was not understood. So when I became the coordinator, he was studying under my section, in my section. So somehow I observed, and for a week and so, his behavior was different, and his way of writing things or understanding things and managing himself was completely different than other children. So first initial days I observed him, then I called his parents. But in this today's world, it is really unfortunate. At times, parents also are not ready to accept. So it was a mammoth task for me to make them understand that I am whatever I have observed and I'm sharing it is for the betterment of their ward, which initially they took in a negative way, but then somehow they also started observing as per the feedback shared by me. I made them understand that let him be at home for 5-10 days. Whatever academically loss he will have, that we will cover it, but he needs something extra than this academic loss, some extra care. So for 10 days he was at home, and finally his parents started slowly and gradually accepting that yes, their ward was a special child. And initially, whenever they used to come to school, they used to upfront tell that we don't want to meet Miss Anuradha because she is not supporting our kid.
right? Why? Because I pinpointed something which they initially didn't accept it. But then later on, they literally apologized me. They even wrote a letter to me stating that, ma'am, because of you, we are now in a better position to understand our kid and he is trying to do well. So I would consider, instead of giving example of board toppers, this was one of the example which really touched my heart, that yes, I have made a positive change in a family, in a child's life. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। टॉपर्स तो मैम कर ही लेंगे, लेकिन टीचर का जो असली कर्तव्य है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास के सबसे वीक बच्चा जो भी हो, वो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी लाइफ में, जिंदगी में, दुनिया में आगे बढ़े। टॉपर्स तो कर लेंगे जो करना है उन्हें, लेकिन उसका क्या? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैम, इसी बात से एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो कि बार-बार मेरे दिमाग में आ रहा है। आज की डेट में हर स्कूल में, हर सिस्टम में, चारों तरफ अक्रॉस द वर्ल्ड कह लीजिए, 100% मार्क्स, 99% मार्क्स, 98% मार्क्स की बड़ी धूम मची हुई है। बड़े-बड़े जो कॉलेजेस हैं, बड़े-बड़े, सो कॉल्ड बड़े-बड़े, आई डोंट नो, मेरे को उनकी रेपुटेशन के बारे में पूरा शक है। शहरों के बहुत बड़े-बड़े कॉलेजेस जहां पर कट ऑफ, सो कॉल्ड कट ऑफ 99% जाता है, 98% जाता है, 97% जाता है। बच्चे भी और पेरेंट्स भी जान लगा रहे हैं कि उन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, और 99% कट ऑफ जाता है साहब, उसमें तो बच्चे की जान ले ली पूरी कि साहब 99% आना चाहिए। पहली बात तो मुझे मैम यही नहीं समझ में आ रही, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इन बच्चों के 99% मार्क्स आ कैसे रहे हैं? नंबर 1, क्योंकि हम भी पढ़े हैं मैम, हम भी, ऐसा तो है नहीं कि सड़क से उठ के गधों की तरह आ गए। मैथ्स में मेरी यूपी बोर्ड से मैम, मैथ्स में 10+2 में जब मैं था, देयर वर 7 बुक्स, इतनी मोटी-मोटी बुक्स थी, 7। जान निकल गई थी मेरी पढ़ते-पढ़ते, तब मेरे 62% मार्क्स आए थे मैम। और आज की डेट में मैं देखता हूँ 10+2 के बच्चों की एक किताब है, वो 99% मार्क्स ले रहे हैं, 100% भी ले रहे हैं। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 100% के ऊपर कब जाएंगे, इनको 110% कब मिलेगा, और फिर वो 110% को एडमिशन देने वाले कॉलेजेस कौन से होंगे? सो आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। या तो ये बच्चे एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए हैं, गिफ्ट टू मैनकाइंड ऑन अर्थ हो गए हैं कि जी इतने इंटेलिजेंट है कि 100% तो ऐसे चुटकियों में आ जाते हैं उनके, एंड फिर दे बिकम extremely good doctors, extremely good engineers, extremely good scientists, and maybe some extremely good teachers. बट मेरे को इसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा शैडो अंडर द लैंप दिखाई दे रहा है मैम, दिया तले अंधेरा बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और पेरेंट्स बड़े खुश हो रहे हैं कि उनके बच्चे के 99% मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 62% आ गए थे, मेरी मम्मी वैसे ही बड़ी खुश थी। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड, ये 99 आ कैसे रहे मैम, इसको बताइए ना, क्या बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं? सी सर, अगेन अगर हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स अगर आ गए बिकॉज ऑफ द स्मार्ट किड्स, so we would be very very fortunate. But here I would say that nowadays education is becoming student oriented. Okay, yeah. Gone are the days when we were studying in school, it was not at all student oriented. Right? Now I hear you would say student oriented means what? So student oriented means completely focus on how they can score better, to give them only that much which is necessary to score better, to pressurize them less. As you mentioned in your question that you were studying 7 books for mathematics exam, and this present generation, they have a gist of all 7 and they are studying from the one book itself, right? So yes, they may be smart enough, I am no one to comment on this, but yes, now education system is completely student oriented, and competition, somehow I believe that there is as such no perfect competition going on. It is just the race, rat race, which we say that this particular college has cut off of this, so the next college will say we have cut off of this.
particular school is getting 99.9% result, then the next school will get 100% result. How they are managing, it is their strategies, but it is definitely not only the generation is smart, but yes, the education system is focusing on student oriented education. Okay. Fantastic, मैम. But somehow I seriously दोस्तों, आपने सुना मैम की सारी बातें. ऑफ कोर्स उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए भी सजेशंस दिए. हम लोग ने डिस्कस किया हाउ एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टुवर्ड्स स्टूडेंट ओरिएंटेशन. स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से 99% मार्क्स आ जाने चाहिए, 100 मार्क्स आ जाने चाहिए. फिर स्टूडेंट काबिल है या नहीं, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता और मैम भी कोई कमेंट नहीं कर सकती. ये तो पेरेंट्स को डिसाइड करना होगा, ये समाज को डिसाइड करना होगा कि 10 नंबर वाले को भी हम इंटेलिजेंट माने और 100% वाले को भी हम इंटेलिजेंट माने, ये हमारी मर्जी है. ठीक है, आगे हम लोग समाज कैसा बना रहे हैं ये हमारे ऊपर ही निर्भर होता है. तो मैम चलते-चलते आपके सुनने वालों के लिए, जिन्होंने भी आज आपको सुना, एजुकेशन के बारे में बात करी, स्टूडेंट्स के बारे में बात करी, उनके मोटिवेशन के लिए बात करी, टीचर्स के मोटिवेशन की बात करी, टीचर्स की हार्डशिप्स के बारे में बात करी कि किस तरह से टीचर्स को वक्त नहीं मिल पाता है. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की बात करी हम लोगों ने, आपने बताया, बिल्कुल एप्रोप्रिएट बताया. तो चलते-चलते सारे सुनने वालों को, एक एजुकेशन कम्युनिटी को और पेरेंट्स को खास करके क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि आप टीचर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करें, कैसे कोऑपरेट करें, जिससे कि उनके ही बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए? क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? So first of all, I will thank you for asking me this question, because this is very very important question which parents should also understand and teachers should also. Right? As I mentioned in the podcast, teachers are pouring their heart and soul for the development, progress of the children. But here, parents should also understand that it is two-way process. Not only teachers or not only parents can develop children or can reach to the goal. What is our goal? To motivate our kids for their better life, for their better future. So it is only and only two-way process. So parents should understand that teachers are trying to give their best and they are also human beings. If they feel that particular teacher or particular incident had happened, so they can definitely discuss it out instead of complaining or instead of saying that teachers are not paying attention, not doing anything. Because at times I feel very bad, because teachers are really really working hard, and parents without understanding, they say that this teacher is not good or that teacher is not taking care properly. Right? We need to understand each other. When we will be on same page, we here I mean to say parents and teachers, when we will be on same page, definitely our kids would be progressive learners. They would be definitely understanding what is the need, and they would do their best in the dynamically changing world. यू आर एब्सोल्युटली राइट. दोस्तों, इस प्रोग्राम को सुनने वाले जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टीचर्स भी इंसान होते हैं. आप टीचर्स को गलत मत समझिए कि आपके बच्चे के 100 मार्क्स नहीं आए तो उसमें टीचर्स का दोष है. अपने कॉलर में भी जरा झांक लीजिए, आपने अपने बच्चे पर कितना टेंशन पे किया है. क्या आपने जाके टीचर से बात की है कि आपके बच्चे को तकलीफ क्या है, या आप समझते हैं कि आपका बच्चा इज अ गिफ्ट टू मैनकाइंड ऑन अर्थ है, ऊपर से उतरा है, और टीचर है जो उसके ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहा है? आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा दोस्तों, एक बार सोचिए. सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चे के करियर को बनाने की, स्किल डेवलप करने की, उसको टोटल डेवलपमेंट देने की हमारी है. टीचर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं उसमें, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि हमने कॉलेज में, स्कूल में फीस दे दी तो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की हो गई, टीचर्स की हो गई, और हम कुछ भी हमारा बच्चा गलत करेगा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर के सर पर थोप देंगे.
सॉरी, जैसा मैम ने कहा कि दिस इज अ टू वे प्रोसेस। पेरेंट्स को टीचर्स के साथ मिलके ही डेवलपमेंट करना होगा। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर किड्स। सो जिम्मेदारी उठाइए, टीचर्स का साथ दीजिए, तभी आपके बच्चे डेवलप होंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें, जिंदगी आपकी है, जमाना आपका है, दुनिया आपकी है और बच्चे भी आप ही के हैं। अनुराधा मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आप आए, बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स पर बातचीत हुई, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी बातचीत हुई। देखिए, सोल पर्पस इस प्रोग्राम का है कि हम शायद किसी की दुखती नब्ज पर भी हाथ रख दें, जिससे कि कुछ तो सोचने में कुछ तो बदलाव आए, वरना तो जय श्री राम करके खत्म हो जाए, उससे क्या फायदा है? ऐसे दसियों प्रोग्राम आएंगे, निकल जाएंगे, क्या फायदा? कुछ बदलाव आए आपके कहने से, आज आपको लोगों ने सुना। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. I truly believe that this program should have some takeaway and it should be thought provoking. Just listening and okay, switching off will not do. We need to एब्सोल्युटली, understand. एब्सोल्युटली, Thank you बिल्कुल। so much once again, sir, for giving me this opportunity to express myself. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।